हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी टिप्स बाय शिखा में। आशा करती हूँ मेरे बताए हुए सारे जितने भी कंसेप्ट हैं आपको क्लियर हो रहे होंगे और आपके सभी एग्जाम्स के लिए मेरे वीडियोस हेल्पफुल होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सोशल रिसर्च से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, आपको समझाया था सोशल रिसर्च की डेफिनेशन, सोशल रिसर्च क्या होता है और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। तो उसी वीडियो को या उसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आगे बढ़ती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है सामाजिक अनुसंधान के चरण। सामाजिक अनुसंधान के चरण यानी कि स्टेप्स। स्टेप्स होते हैं हमारे कि हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो कितने स्टेप्स में पूरी होगी। उसी तरह अगर हम सोशल रिसर्च कर रहे हैं, हम कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो कितने स्टेप्स में वो रिसर्च पूरी होनी चाहिए और किस तरीके से उसका लास्ट में जो उसको पब्लिश कराते हैं वहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो ठीक है, आज का ये टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान के चरण। तो उसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है समस्या का चुनाव। आई होप आपको सब क्लियर दिख रहा होगा। मैं आपको पॉइंट बोल के भी बता दूंगी। सबसे पहला हमारा जो होता है समस्या का चुनाव। समस्या का चुनाव क्या होता है कि हम जो रिसर्च वर्क करना चाहते हैं उसके लिए कौन सी प्रॉब्लम्स चूज करें। ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम चूज करें, मतलब किस समस्या पे करना चाहते हैं। सोसाइटी में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी समस्या करंट में है, अभी चल रही है, कुछ ऐसा आपको लगता है कि इसके ऊपर रिसर्च वर्क करना चाहिए, मैं अपनी तरफ से और क्या ऐड ऑन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इसके लिए हमको सबसे पहले समस्या का चुनाव करना होता है। तो समस्या के चुनाव में हम कोई सी भी समस्या का चुनाव कर सकते हैं। अच्छा, जो समस्या का जो चुनाव हो उस बेस पे करना चाहिए। एक तो आपके लिए वो इजी हो और उसके लिए जो हम फैक्ट्स या डेटा कलेक्ट करते हैं वो हमको इजीली अवेलेबल हो जाए। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम हमने इतनी बड़ी चूज कर ली है जो हमको खुद समझ में भी नहीं आ रही है, फिर उससे रिलेटेड जो हमको डेटा अगर कलेक्ट करना भी पड़े तो वो हम कहाँ से करें। तो इजी होनी चाहिए प्रॉब्लम। तो पहला पॉइंट है हमारा समस्या का चुनाव। देखिए, जो सीक्वेंस होता है ना, वो हमको सोशल रिसर्च के जो स्टेप्स हैं उनमें जो उनके सीक्वेंस वाइज हमको स्टेप्स याद करने हैं। बिकॉज कभी जो हमको एग्जाम्स में देखने को मिलता है ना, वो स्टेप्स में देखने को मिलता है, उसी के मार्क्स होते हैं। तो मार्क्स कैसे देते हैं, वो पहला स्टेप दूसरा स्टेप ऐसे जम्बल्ड करके देते हैं, उनको हमको सही क्रम में लगाना होता है। तो सबसे पहले हम समस्या का चुनाव करते हैं, ये हमारा पहला हो गया पॉइंट। उसके बाद हम करते हैं क्षेत्र का चुनाव। क्षेत्र का चुनाव क्या होता है, क्षेत्र का चुनाव होता है, ऐसा तो है नहीं हमको अगर जैसे बेरोजगारी पे करना है या महिलाओं के ऊपर कोई रिसर्च वर्क करना है तो हम पूरे भारत पे ही एक साथ रिसर्च वर्क कर लेंगे, या कोई एक पूरे जैसे राजस्थान में कर लें या यूपी में कर लें, तो ये संभव नहीं होता है क्योंकि क्षेत्र अपने आप में काफी बड़ा होता है। ठीक है, तो इतने बड़े क्षेत्र पे काम करना कभी कभी असंभव हो जाता है, इजीली हम वर्क नहीं कर पाते अपना। तो क्षेत्र का चुनाव करना होता है। जैसे मान लो राजस्थान से किसी सिटी का हम चूज कर ले, जैसे जयपुर का कर सकते हैं, आप अजमेर का कर सकते हैं, कहीं का भी। तो सब हमको एक क्षेत्र का चुनाव करना होता है, उसमें ये देखना होता है कि जो समस्या हमने चूज की है तो उससे रिलेटेड जितने भी डेटा कलेक्शन का काम है, तो ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जब हमको इजीली से हमको डेटा मिल जाए। तो ऐसे क्षेत्र का हम चुनाव करते हैं। उसके बाद थर्ड है संबंधित साहित्य का अध्ययन। तो ये क्या होता है, संबंधित साहित्य, रिलेटेड रिसर्च वर्क। तो ऐसा तो है नहीं कि हम रिसर्च वर्क जो कर रहे हैं जो सबसे पहले हम ही कर रहे हैं, उससे पहले भी कोई ना कोई वर्क तो इसके ऊपर किया गया होगा उस समस्या के ऊपर। तो रिलेटेड रिसर्च की स्टडी करने से क्या होता है, जैसे हम पहले जिन लोगों ने अध्ययन किया है उस वाली प्रॉब्लम पे, तो उनके लेखों को, उनके जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, उनकी जितनी भी बुक्स होती हैं, जितने भी उनके मैगजीन्स वगैरह में जितने निकलते हैं आर्टिकल्स वगैरह और बुक्स से, तो हम वो क्या करते हैं, पहले उनका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं उनकी। तो हमको स्टडी करने से क्या हो जाता है, इजी वे में हमको पता चल जाता है कि अच्छा ये समस्या ऐसे है
और इन्होंने ये स्टेप में या ये इन चीज़ों का ध्यान में रख के जो है अध्ययन किया है, इस अनुसंधान को पूरा किया है। तो उसमें क्या होता है, ऐसी कोई बुक्स होती हैं या आर्टिकल्स या कुछ भी, आपको दस्तावेज वगैरह भी मिल सकते हैं, है ना, सरकारी पत्र वगैरह भी मिल सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम जब देखते हैं, हम पढ़ते हैं, तो वो समस्या का जो रिसर्च वर्क जिस पे हम करना चाह रहे हैं वो हमारे लिए ही इजी हो जाता है वो काम। इसलिए हमको संबंधित साहित्य का अध्ययन करना आवश्यक होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है उपकल्पना निर्माण। और उपकल्पना, जैसे मैंने पिछले आपको वीडियो में बताया था, उपकल्पना होती है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या होती है, हम इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, एक या स्टेटमेंट बनाते हैं और उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, यानी ये काम चलाओ बोल सकते हैं इसको, धारणा या विचार या कोई भी तथ्य बोल सकते हैं, जो काम चलाओ होती है जिसपे हमको वर्क करना है। जैसे हम अगर महिलाओं की शिक्षा का अगर चुनाव करते हैं, एक प्रॉब्लम महिलाओं की शिक्षा, तो उस पे अगर हम उपकल्पना बनाएंगे तो ये बना सकते हैं कि क्या महिलाओं को ना पढ़ने के लिए पुरुष जिम्मेदार हैं। मीन्स कुछ भी आप, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, आप ऐसा कुछ भी उपकल्पना बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क। अब इस उपकल्पना को हम एक इमेजिनेशन में बनाते हैं और फिर उसके बाद इस पर वर्क करते हैं। तो किसी भी रिसर्च वर्क के लिए ये इम्पोर्टेंट होती है उपकल्पना, क्योंकि इसी को आधार मानकर हम अपना रिसर्च वर्क पूरा करते हैं। उसके बाद आता है विधियों उपकरणों का चुनाव। तो विधियां उपकरण क्या होते हैं, रिसर्च वर्क में मैंने आपको बताया था कौन कौन सी विधियां होती हैं जिनसे हम अपना रिसर्च वर्क पूरा करते हैं। तो विधियां होती है हमारी, जैसे प्रश्नावली, अनुसूची होती है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, व्यक्तिगत अध्ययन होता है, केस स्टडी होती है जो पर्सन की, तो डायरीज होती हैं वगैरह, जैसे किसी की लेटर्स मिलते। तो ये सब विधियां, इन सब विधियों से हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं। इनका सबसे पहले क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में हमको जाना है तो वहाँ के लोगों से हम कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे, किस विधि के द्वारा, या उनसे प्रश्नावली भरवाएंगे, अनुसूची भरवाएंगे, या पर्सन टू पर्सन सबका इंटरव्यू लेंगे, साक्षात्कार विधि से करेंगे। तो ये सब कुछ विधियाँ होती है जिसका हमको चुनाव करना होता है कि हाँ, इस क्षेत्र विशेष के लिए ये वाली जो विधि है वो उपयुक्त रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में होता है तथ्य संकलन, जिसको डेटा कलेक्शन बोलते हैं। डेटा कलेक्शन, डेटा क्या होता है, डेटा होता है, जैसे रिसर्च वर्क के लिए हम किसी क्षेत्र में गए, जिसका हमने चुनाव किया था, उस क्षेत्र में जाएंगे, फिर हम उन लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें मेल फीमेल सब कुछ होते हैं। जैसे फीमेल्स पे करना है तो आप फीमेल से क्वेश्चन पूछेंगे। तो उनसे बात करने पे या उनसे कोई भी क्वेश्चन करने पे जो उनके आंसर आते हैं या उनसे कोई भी उनसे विचार मिलता है, वो हमारा डेटा होता है। ठीक है, अब वो डेटा हमारे लिए आगे रिसर्च वर्क के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होगा, हमारे लिए काम आएगा। तो वो डेटा हमको डेटा इकट्ठा मिल जाता है, हमने जितने क्वेश्चंस पुट अप किए लोगों से, वो हमारे लिए उनके आंसर्स हमारे लिए डेटा का काम करते हैं। मतलब अब उन पे हमको काम करना है। ये हो गया डेटा, यानी तथ्य संकलन। संकलन यानी कलेक्शन। कलेक्शन तो जम्बल्ड होता है, मतलब इकट्ठा मिलता है हमको, उसमें कुछ चीज़ हमारे लिए बातें ज़रूरी भी होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं। तो होता है तथ्य संकलन। अब तथ्य संकलन हो गया तो अब उसका क्या करें, क्योंकि तथ्य संकलन तो हमको जम्बल्ड मिला है। फिर उसके बाद हम उसका करते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण आपको पता है, वर्गीकरण होता है जैसे हम उसको छांटते हैं चीज़ों को। तो वर्गीकरण में कैसे होता है, जैसे वो लोग हैं, उसमें मेल हैं, फीमेल, चिल्ड्रन, और उसमें एजड पर्सन, वैसे भी जो एज वाइज, तो हम उसका वर्गीकरण कर लेते हैं कि मेल्स ने इतने आंसर दिए, फीमेल्स ने इतने, उन्होंने ये, ऐसे करके उनका वर्गीकरण कर लेते हैं क्षेत्र के साथ में या वैसे।
आप उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। फिर संपादन। संपादन में होता है कि जो चीज हमारे लिए रिसर्च वर्क में यूजफुल है उसको तो हम रख लेते हैं, और जो अनयूजफुल, जैसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है रिसर्च वर्क में काम नहीं आती, वो तो बस लोग ऐसे ही बता देते हैं, तो उनको हम हटा देते हैं, और जो सही है उनको रिसर्च वर्क में ले लेते हैं। तो इसको जो छटनी होती है उसको संपादन बोलते हैं, कि जो ज़रूरत की जो बातें हैं, कलेक्शन है, डेटा है, जो उसको रखना, और जो ज़रूरत की नहीं है उनको हटा देना, वो है संपादन। ठीक है। उसके बाद आता है सारणीयन। सारणीयन को बोलते हैं टैबुलेशन। सारणी मतलब आप टेबुलेशन से समझते हैं सारणी बनाना। सारणी आपने देखी होगी, सारणी बनाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे सारणी में जैसे महिला, पुरुष, बच्चे ऐसे कुछ लिखते हैं। फिर उन्होंने जिस चीज़ का जो आंसर दिया उन्होंने क्या दिया, फिर यहाँ पे हमको टोटल में ओवरऑल उन चीज़ों का पता चल जाता है। तो इस तरह की हम एक सारणी बनाते हैं। ठीक है। सारणी के बाद आपको पता ही होगा कि मीन, मीडियन, मोड, जिसको माध्य, माध्यिका और बहुलक बोलते हैं, और इनके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, सूत्र। ठीक है। इनके द्वारा जब हम वो टेबुलेशन की जो गणना करते हैं, उसको जो उसका जो आप कंक्लूजन निकालते हैं उसको इन सूत्रों के आधार पे निकालते हैं। मतलब इतने परसेंट लोगों ने ये कहा, इतने परसेंट लोगों को ये परेशानी थी, तो उसका जो हम जो सारणी इनके द्वारा निकालते हैं। अच्छा, नेक्स्ट होता है सत्यापन। सत्यापन क्या होता है कि जो हमने उपकल्पना बनाई थी उसकी जांच करते हैं अब हम, कि कौन सी चीज तो सत्य है और कौन सी चीज हम असत्य मिली है। ठीक है। क्योंकि हम उस उपकल्पना पे ही तो वर्क कर रहे थे, तो उस उपकल्पना के जांचने का काम होता है सत्यापन में, जिसमें सत्य और असत्य की जांच करते हैं। उपकल्पना की वैलिडिटी जो चेक करते हैं उसका वर्क होता है सत्यापन में। ठीक है। ये आपके 10 पॉइंट्स। उसके बाद आता है विश्लेषण। तो विश्लेषण में हम पूरा ओवरऑल हमने जो रिसर्च वर्क किया है उसकी एक समरी लिखते हैं। तो विश्लेषण में क्या क्या आता है, विश्लेषण में हम लिखते हैं कि उपयुक्त सामाजिक अनुसंधान से ये स्पष्ट होता है, ये करके फिर डेटा का जितना भी हमको, डेटा से जितना भी हमको सत्यासत्य की जो जांच के बाद में जो जो आंसर मिलते हैं बातों का, कि ये चीज़ अगर सही है, कितनी सही है, कितने परसेंट लोगों ने क्या कहा, वो सब विश्लेषण में हम लिखते हैं। ठीक है। ये सब विश्लेषण का काम होता है, जिनमें हम उन बातों का जवाब देते हैं जिसमें हम सामाजिक अनुसंधान कर रहे हैं। उस सभी समस्याओं का जो कारक है और जो परिणाम है वो सब कुछ विश्लेषण में, कि ये सब इस वजह से हो रही है प्रॉब्लम और इसका ये सॉल्यूशन है और ये परिणाम है। ठीक है। वो सब विश्लेषण में आ जाता है। उसके बाद आता है संदर्भ सूची, जिसको रेफरेंस लिस्ट बोलते हैं। ठीक। तो रेफरेंस लिस्ट जो कई बार पूछा जाता है कि कहाँ मिलती है, रेफरेंस लिस्ट जो होती है वो हमेशा सोशल रिसर्च का जो वर्क का जो पूरा हमने काम किया उसमें लास्ट में होती है रेफरेंस। आपने कभी देखा होगा, उसमें बुक्स का नेम होता है, पेज नंबर होता है, ईयर होती है, ऐसे करके। तो आपने वो जो ये जो आपने समस्या के ऊपर जो आप रिसर्च वर्क कर रहे हो उसके लिए आपने किन किन रेफरेंस का यूज़ किया है, चाहे आपने कोई जो भी रिलेटेड आपने आर्टिकल्स और बुक्स का लेखों को पढ़ा है आपने, वो सब इसमें आ जाते हैं। और जो टेबुलेशन का वर्क है, आपने जो सारणी बनाई थी उन सब के चित्र, ठीक है, क्षेत्र विशेष के चित्र, सारणियों के चित्र, वो सब कहाँ आते हैं, रेफरेंस सूची में। लास्ट में सब कुछ हमको उसमें लगाना होता है। रिसर्च वर्क की जो रिसर्च वर्क की हमारी बनती है उसमें सब कुछ लास्ट में हम इसको मेंशन करते हैं। और लास्ट उसके बाद क्या होता है, प्रकाशन का काम।
आपका रिसर्च वर्क का जो प्रकाशन पब्लिश का काम करवाने का काम होता है वो काम होता है। ठीक है, तो ये तो कुछ रहे इम्पोर्टेंट जो आपके पॉइंट्स जो अनुसंधान के चरण होते हैं प्रकाशन तक। अब एग्ज़ाम्स में किस तरह से होता है, देखिए एग्ज़ाम्स में क्या होता है, आपको ये पॉइंट दे देंगे, ये पॉइंट दे देंगे, हाइपोथेसिस का दे देंगे, तथ्य संकलन दे देंगे और सारणियन दे देंगे, विश्लेषण दे देंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स को वो जम्बल्ड लगा देते हैं, पहला तीसरा फिर पांचवा लगा दिया, सातवां लगा दिया, छठा लगा दिया, आठवां लगा दिया। फिर उसके बाद होता है कि इनको क्रमवार व्यवस्थित करें। तो क्रमवार व्यवस्थित करने में क्या होता है, हमको ये पूरे पॉइंट्स तो नहीं देते, वो कुछ 5-6 पॉइंट्स दे देते हैं जिनको जम्बल्ड करके दे देते हैं, फिर उनको क्रमवार व्यवस्थित करें। तो क्रमवार व्यवस्थित में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा वर्क होता है, तो आप पहला लिखोगे, फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है फिर उसको लिख दोगे। ठीक है, फिर थर्ड, तो ऐसे करके फिर उसका जो राइट सीक्वेंस होता है उसको हमको क्रमवार लिखना होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये जो चीज़ें हैं, इसका जो अध्ययन के जो चरण है वो हमको क्रमवार याद होने चाहिए। सबसे पहले समस्या का चुनाव होता है, फिर क्षेत्र का चुनाव करते हैं, रिलेटेड आपके जो भी साहित्य उसका अध्ययन करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, किन विधियों से करेंगे उनका चूज करते हैं, फिर डेटा कलेक्शन का काम होता है, फिर डेटा वर्गीकरण करते हैं, उनका संपादन टेबुलेशन का वर्क होता है, फिर सत्यापित करते हैं, लास्ट में सारा आंसर कुछ जो है विश्लेषण में लिखते हैं, लास्ट में संदर्भ सूची होती है, हमने कहाँ कहाँ से रिलेटेड जो भी है रिसर्च वर्क है उसके लिए हमने काम में लिए चीज़ें, और आपका पब्लिश का करने का काम होता है, ये होता है प्रकाशन का। तो ये इम्पोर्टेंट आपके सामाजिक अनुसंधान के चरण। ठीक है, स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं आपके, और ये एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आता ही आता है। तो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। सामाजिक अनुसंधान के चरण, इससे सामाजिक अनुसंधान यानी सोशल रिसर्च से रिलेटेड और भी टॉपिक्स हैं जो मैं आपको 1 बाय 1 आपको क्लियर करती रहूँगी। सो आज के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।